डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर को, उसके आर्किटेक्चर को, उसके वर्किंग को, उसके कंपोनेंट्स को। आज हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051। ये इंटेल ने क्रिएट किया है। इसकी बेसिस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। चल स्टार्ट करते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इंटेल ने डिजाइन किया है। 8 बिट का ये माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि 3 तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। हमारे पास 8 बिट का होता है माइक्रो कंट्रोलर, 16 बिट का आता है, 32 बिट का आता है। डिपेंड करता है कि आपने क्रिएट क्या करना है, उस लिहाज से आपने अपने लिए सेलेक्ट क्या करना है। जो स्पेसिफिक 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ये जो है 40 डुअल इनलाइन जो पैकेजेस पिन्स हैं इसके साथ अवेलेबल होता है। रोम इसकी है 4 KB स्टोरेज, 128 बाइट्स इसका रैम स्टोरेज होता है। और इसके पास 2 टाइमर्स हैं। 2 टाइमर्स ये यूज करता है। टाइमर्स जो है दोनों 16 बिट के होते हैं। इसमें 4 हमारे पास पैरेलल 8 बिट के पोर्ट्स होते हैं, जो कि अभी मैं आपको डायग्राम से आगे एक्सप्लेन करूंगी। सारे पिन्स और पोर्ट्स जो है जो ये 8 बिट के पैरेलल पोर्ट्स हैं, ये प्रोग्रामेबल हैं। मतलब उनको दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। एज वेल एज एड्रेसेबल, यानी उनको दोबारा से एड्रेस भी कर सकते हैं, चेंज भी किया जा सकता है। एज पर रिक्वायरमेंट उनको चेंज किया जा सकता है। इसका जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जो टाइमिंग के हवाले से एक चिप, वो जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसको हैंडल करता है। जो इसका ऑसिलेटर है ये इंटीग्रेटेड है, मतलब बिल्ट इन है माइक्रो कंट्रोलर में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 12 मेगाहर्ट्ज। आपके सामने ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आपके पास आप देख रहे हैं कि जो एक सिस्टम बस है वो कनेक्ट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है ऑल द सपोर्ट डिवाइसेस टू द सीपीयू। जो आपके पास ये बस का ये कंट्रोल है। और ये बसेस के जरिए आप देख रहे हैं कि सब डिवाइसेस जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं सीपीयू के साथ। द सिस्टम बस, जो इसमें यहाँ पे सिस्टम बस है, कंसिस्ट ऑफ 8 बिट डाटा बस। ठीक है, इसका जो डाटा बस है वो 8 बिट का है, 16 बिट एड्रेस बस एंड बस कंट्रोल सिग्नल्स। आपको मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर्स में भी कि बस सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। डाटा बस जो कि आपके लिए डाटा को कैरी करता है, एड्रेस बस जो कि आपके डाटा के एड्रेसेस को कैरी करता है, और कंट्रोल बस जो कि ओवरऑल ऑपरेशंस को मैनेज करता है। All other devices like program memory, ports, data memory, serial interface, interrupt control, timers, and the CPU are all interfaced together through the system ऑफ बस। तो बस के सिस्टम के जरिए आप देख रहे हैं कि पूरा जो ये आर्किटेक्चर है आपस में इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो सीपीयू हो, ऑसिलेटर्स हो, आईओ पोर्ट्स हो, सीरियल पोर्ट्स हो, रैम हो, टाइमर्स की बात हो रही हो, रोम हो, इंटरप्ट कंट्रोल्स की, एक्सटर्नल कंट्रोल्स की बात हो रही हो, सबको आपस में कनेक्ट करता है कौन? बस सिस्टम। अच्छा, अगर हम लोग करीब से इसकी पिन डायग्राम देखें अंदर के आर्किटेक्चर की, तो ये डायग्राम में आपको शो हो रही है 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक पिन डायग्राम है। पिन्स आप देख रहे हैं कि टोटल आपके पास 40 पिन्स हैं। यहाँ पे आपके पास 21 साइड पर हैं और 20 दूसरी साइड पर हैं। तो आप देख रहे हैं कि पिन्स 1 से लेके 20 तक आपके पास लेफ्ट साइड पर हैं, और पिन्स 21 से लेकर थ्रू आउट 40 तक आपके पास राइट साइड पर है। अब इन पिन्स का पर्पस क्या है? हर एक पिन्स को अलग अलग जो है फंक्शनैलिटीज और जो है उनकी असाइन की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिन 1 से लेके पिन 8 तक जो ये है, 1 से लेके 8 तक, यहाँ तक, दीज पिन्स आर नोन एज पोर्ट 1। ये पोर्ट 1 की पिन्स हैं। आप देख रहे हैं कि अंदर की तरफ तो 1 से लेके 8 तक इनको लेबल किया गया है, लेकिन जो इनकी ओरिजिनल बाहर की लेबलिंग है उसमें आप देख रहे हैं कि P10, P11, P12, P13। P1 रिप्रेजेंट करता है कि ये पोर्ट 1 की पिन है। इस ये जो पूरी की सारी 8 पिन्स हैं, इनका और कोई ऐसा अलग से पर्पस या फंक्शन नहीं है। ये सिंपल आईओ पोर्ट्स हैं जो कि बाई डायरेक्शनल है। इसके बाद आप देख रहे हैं पिन 9।
पिन 9 के साथ क्लियरली आपके RST लिखा हुआ है, इससे आपको अंदाजा होगा कि पिन 9 जो है आपके पास रीसेट के लिए पिन यूज होती है, विच इज यूज टू रीसेट द माइक्रो कंट्रोलर टू इट्स इनिशियल वैल्यूज। अक्सर आपने देखा होगा कि रीसेट की ऑप्शन आपके पास काफी डिवाइसेस में होती है, जो कि आपके पास फैक्ट्री सेटिंग पे चीजों को रिस्टोर करने के लिए यूज होती है। तो जब हम ये रीसेट की पिन यूज करेंगे तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो इसकी इनिशियल वैल्यूज थी, बिल्कुल बेसिक जो फैक्ट्री सेटिंग की वैल्यूज थी, वो उस पर आ जाएंगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पिन 10 से लेके 17 तक, जो ये वाला स्लॉट है, ये क्या है, इनको ये है पोर्ट 3 की पिन्स है हमारे पास। इसके आप कैप्शन में लेबल में देख रहे होंगे कि P30, P31 अप टू P37, ये हमारे पास 8 पिन्स हैं और ये पोर्ट 3 की पिन्स हैं। पोर्ट 3 का क्या काम है, दिस पोर्ट सर्व सम फंक्शंस लाइक, अब इसमें क्या क्या आता है, ये इंटरप्ट को मैनेज करता है, टाइमर इनपुट को मैनेज करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को मैनेज करता है, सीरियल कम्युनिकेशंस जैसे RXD या TXD, इनको जो है ये मैनेज करता है। नीचे हमारे पास पोर्ट आता है, पोर्ट 18 और पोर्ट 19। ये पिन्स किससे यूज होती हैं, these are used for interfacing an external crystal to get the system clock। एक तो हमारे पास अंदर का ऑसिलेटर होता है जो कि अंदर की सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करता है। इन केस हमारे पास कुछ ऐसी इंटरफेसिंग हो जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल क्लॉक की जरूरत हो, तो ये पिन्स हमारे पास जो है इंटरफेसिंग के लिए यूज होते हैं, ताकि हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को यूज कर सकें सिस्टम क्लॉक के तौर पे। हमारे पास फिर पिन 20 आ जाता है। पिन 20 में हमारे पास क्या है, दिस पिन प्रोवाइड्स द पावर सप्लाई टू द सर्किट। ये GND लिखा हुआ है ग्राउंड, तो आपको इससे अंदाजा हो गया होगा इस पिन का काम क्या है, आपको पावर सप्लाई आपके सर्किट को ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है पिन 21 से 28, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये आप देख रहे होंगे इसकी कैप्शन लेबल में, ये सारी पोर्ट 2 की पिन्स हैं, ठीक है। सो यू आर सीइंग कि यहाँ पे आपके कैप्शन में क्या है, P2.0, P2.1, P2.2, P2.3 अप टू P2.7। तो ये जो 8 पिन्स हैं ये पोर्ट 2 के पिन्स हैं, और पोर्ट 2 का क्या काम है, ये आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट के तौर पे काम करता है। हायर ऑर्डर एड्रेस बस सिग्नल्स आर आल्सो मल्टीप्लेक्स्ड यूजिंग दिस पोर्ट। इनपुट आउटपुट के साथ साथ जो बस सिग्नल्स हैं उनकी मल्टीप्लेक्सिंग का काम भी इन्हीं पिन्स के जरिए होता है। नेक्स्ट आपके पास है पिन 29। ये PSEN पिन है, PSEN, जिसका मतलब है कि ये प्रोग्राम स्टोर इनेबल पिन है। इट इज यूज टू, ये वाला जो है, इट इज यूज टू रीड अ सिग्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे हमें एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से कुछ रीड करना है, कोई इनपुट चाहिए, तो फिर हम पिन 29 को यूज करेंगे। पिन 30 का क्या पर्पस है, दिस इज EA पिन, जिसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट के लिए ये यूज होता है, ये वाला पिन। इट इज यूज टू इनेबल डिसेबल द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। अगर हमने इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर के साथ कोई एक्सटर्नल मेमोरी अटैच करनी है या इंटरफेस करनी है, तो पिन 30 के जरिए अटैच करेंगे और पिन 30 के जरिए ही डिसेबल या डिटैच करेंगे। पिन 31 हमारे पास जो है ये ALE पिन है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पिन 30 इज एक्चुअली EA पिन। तो ये जो ये यहाँ पे ऊपर 31 पे EA है, इसको आप नीचे कर लें, और जो 30 पे ALE है इसको आप ऊपर कर लें, इसको स्वैप कर लें। सो इसकी फंक्शनैलिटी बेसिकली ये है और इसकी ये है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 31 में आपके पास क्या है, ALE पिन है, एड्रेस लैच इनेबल पिन कहते हैं इसको। इट इज यूज टू डीमल्टीप्लेक्स द एड्रेस डाटा सिग्नल ऑफ पोर्ट, जो आपको एड्रेस डाटा को डीमल्टीप्लेक्स करता है। याद रखें कि 21 से 28 की जो पोर्ट 2 के पिन्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो आपके पास जो एड्रेस बस के सिग्नल्स हैं उनको मल्टीप्लेक्स करता है, और जो पिन 31 है वो उसी को डीमल्टीप्लेक्स करता है। फिर इसके बाद हमारे पास पिन्स आती हैं 32 से लेके 39 तक, यानी दीज पिन्स यहाँ से यहाँ तक। इसको इनको हम कहते हैं पोर्ट 0 पिन्स, ठीक है। तो ये जो पोर्ट 0 की जो पिन्स हैं, यू सी के इसका कैप्शन भी अगेन पोर्ट PO, P00, P01, P02, P0 अप टू P07, ये 8 पिन्स हैं, ये पोर्ट 0 की पिन्स हैं। अगेन इनपुट आउटपुट के तौर पे ये सर्व करती हैं, लेकिन ये सर्व करती हैं किसको, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस और डाटा बस के सिग्नल्स को, और मल्टीप्लेक्स करती हैं इसी पोर्ट के जरिए। और लास्ट हमारे पास जो है वो पिन 40 है, ये वाला। इसका क्या पर्पस है, दिस पिन इज यूज्ड टू प्रोवाइड पावर सप्लाई टू द सर्किट। ये भी पावर सप्लाई के लिए यूज होता है।
तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बेसिक पिन डिस्क्रिप्शन जो कि अंदर इसके आर्किटेक्चर में मौजूद है, उसकी हमने 40 पिन्स होती हैं, 20 ईच साइड पे होती हैं और अलग अलग पोर्ट्स में डिवाइड की होती हैं। यूजुअली हमारे पास पोर्ट 1 की 8 पिन्स हैं, हमारे पास पोर्ट 2 की 8 पिन्स हैं, पोर्ट 3 की 8 पिन्स हैं, मतलब 4 हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इन सब की 8 पिन्स हैं। एक्स्ट्रा इसके साथ जो पिन्स हैं हमारे पास ग्राउंड की है, वीसीसी है, इसी तरीके से वो एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट ईए की है और एएलई की है, और बाकी जो है मोस्टली जो है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं और साथ में अलग से इनको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। अब जब हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाते हैं तो पिंस का जो हमने देखा सारा, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें काफी कंपोनेंट्स हैं। आपको सीपीयू नजर आ रहा है, आपके पास रैम और रोम जो कि मेमोरी का हिस्सा है, चंक है पूरा, टाइमर्स हैं, ये ऑसिलेटर्स हैं, एक ऑसिलेटर हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब इस ब्लॉक डायग्राम के इस एस्पेक्ट को, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। वंस अब हम लोगों को पिंस का अंदाजा हो गया है, पहले हम इसका सीपीयू देखेंगे कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का सीपीयू सिमिलरली जिस तरह बाकी मशीन्स का सीपीयू काम करता है, वो फेमिलियर आप होंगे उस सब चीजों से। सेम प्रोसेसिंग इसकी यहाँ पे भी है। कोई भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी जो कि मशीन की है वो उसके सीपीयू की होती है। मेन काम इसका क्या करना है कि ये स्क्रूटिनाइज करता है, मैनेज करता है तमाम प्रोसेसेस को जो कि ये माइक्रो कंट्रोलर कैरी करेगा। यानी वो तमाम प्रोसेसेस को या वो तमाम प्रोग्राम्स को या इंस्ट्रक्शंस को जो ये माइक्रो कंट्रोलर एक्सेप्ट करेगा, इसको स्क्रूटिनाइज करना, मैनेज करना और प्रोसेस करना जो है वो सीपीयू का काम है। The user has no power over the functioning of the CPU. CPU खुद काम करता है और इसके अपने कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में काफी बार डिस्कस किया कि सीपीयू के अंदर हमारे पास जो है मेन हमारे पास होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि अरिथमेटिक्स को हैंडल करता है, और फिर हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है जो कि ओवरऑल सीपीयू को मैनेज करता है। इट इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम प्रिंटेड इन स्टोरेज स्पेस। रोम में जो प्रोग्राम है उसको भी ये इंटरप्रेट करता है और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को रन भी करता है, एग्जीक्यूट करता है, कैरी करता है। ये इसकी मेन ड्यूटी है। सीपीयू जो है इसके अलावा, इन सब चीजों के अलावा डिफरेंट रजिस्टर्स भी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर में मैनेज करता है। इसके अलावा जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया पिन्स को, आईओ पोर्ट्स को, तो इसकी जो पिन्स की आईओ पोर्ट्स हैं उसकी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स में आपने देखा होगा कि 4 आईओ पोर्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, हर एक आपने देखा होगा कि उसमें कितनी है, 8 पिन्स हैं। 8 पिन्स हैं, इसका मतलब है कि कितने बिट का हुआ, इसका 8 बिट का हुआ, which can be configured as input output। IO ports हैं तो उसको इनपुट के तौर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आउटपुट के तौर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 8 into 4 हमारे पास 32 इनपुट आउटपुट पिंस जो हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में होते हैं। और ये जो 32 आपके पास पिंस हैं, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेरिफेरल डिवाइस के साथ। पेरिफेरल डिवाइस के साथ मतलब किसी भी इनपुट डिवाइस के साथ या किसी भी आउटपुट डिवाइस के साथ। Pin configuration, that is the pin can be configured as 1 for input and 0 for output as per the logic state। पिन की configuration depend करती है कि कुछ सर्किट्स में इनपुट के लिए 1 और आउटपुट के लिए 0 लॉजिक स्टेट सेट किया जाता है। कुछ सर्किट्स में इनपुट के लिए 0 और आउटपुट के लिए 1 सेट किया जाता है। इसमें स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट को के लिए 1 और आउटपुट के लिए 0 जो है वो स्टेट की लॉजिक स्टेट जो है इसके सेट किए जाते हैं। Input output pin, all the circuits within the microcontroller must be connected to one of its pins। जाहिर है पूरा का पूरा सर्किट है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, किसी ना किसी पिन के साथ इसने लाजमी कनेक्ट रहना है, एक्सेप्ट पोर्ट 0 बिकॉज इट डज नॉट हैव पुल अप रजिस्टर्स बिल्ट इन। इनपुट पिन का क्या काम है, लॉजिक 1 इसका हमारे पास इनपुट सेट किया गया है, इज अप्लाइड टू द बिट ऑफ द पी रजिस्टर। द आउटपुट FE transistor is turned off and the other pin remains connected to the power supply voltage over a pull-up resistor of high resistance। पोर्ट 0 को देख लेते हैं। पोर्ट 0 is characterized by 2 functions। कौन कौन से 2 functions हैं? When the external memory is used, then the lower address byte is applied on it। अगर तो external memory use हो रही है तो ये क्या अप्लाई करेगा, lower address byte। Else all bits of this port are configured as input output।
दूसरी क्या फंक्शन है, व्हेन पोर्ट 0 इज कॉन्फ़िगर्ड एज आउटपुट, अगर तो इसको आउटपुट के तौर पे कॉन्फ़िगर किया जाता है, देन अदर पोर्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ पिन्स विद बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर कनेक्टेड बाय इट्स एंड टू 5 वोल्ट पावर सप्लाई। फिर क्या होता है कि इसको कनेक्ट किया जाता है एंड पे 5 वोल्ट के पावर सप्लाई के साथ। द पिन्स ऑफ दिस पोर्ट हैव रेजिस्टर्स लेफ्ट आउट, जो पिन्स इस पोर्ट की हैं इनके पास लेफ्ट आउट रेजिस्टर्स होते हैं जो कि ये सारी चीजों को डील करते हैं। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में इफ एनी पिन ऑफ दिस पोर्ट इज कॉन्फ़िगर्ड एज इनपुट, then it acts as if it floats, that is the input has unlimited input resistance and indeterminate potential। अगर कोई पिन इस पोर्ट पे इनपुट के तौर पे कॉन्फ़िगर किया गया है तो वो फिर फ्लोट्स की तरह एक्ट करता है। वो क्या होता है कि आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस इस केस में अनलिमिटेड होती है। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर तो इस पिन को आउटपुट के तौर पे कॉन्फ़िगर किया जाता है तो फिर ये ओपन ड्रेन की तरह एक्ट करता है। बाय अप्लाइंग लॉजिक 0 टू अ पोर्ट बिट, द अप्रोप्रिएट पिन विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड 0, और बाय अप्लाइंग लॉजिक 1 द एक्सटर्नल आउटपुट विल बी कीप फ्लोटिंग। लॉजिक 0 जैसे मैंने आपको बताया माइक्रो कंट्रोलर में लॉजिक 0 का मतलब है कि वो आउटपुट पे है और लॉजिक 1 का मतलब है कि वो इनपुट पे है। अगर तो लॉजिक 0 अप्लाई है तो इसका मतलब है कि वो आउटपुट पे है, तो पिन कनेक्ट होगा किस चीज के साथ, आउटपुट में ग्राउंड के साथ 0 वोल्ट के साथ। और अगर वो लॉजिक 1 अप्लाई है तो इसका मतलब है वो इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, तो एक्सटर्नल आउटपुट जो है वो फ्लोटिंग स्टेट में आएगा जैसे हमारे पास यहाँ पे बताया गया है। इन ऑर्डर टू अप्लाई लॉजिक 1 यानी 5 वोल्ट अगर हम इनपुट इसको दे रहे हैं ऑन दिस आउटपुट पिन, इट इज नेसेसरी टू बिल्ड एन एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर, तो फिर इसको चाहिए होगा कि इसके पास पुल अप रजिस्टर की फैसिलिटी मौजूद हो। पोर्ट 1 क्या है, पोर्ट 1 इज ए ट्रू इनपुट आउटपुट पोर्ट, इट डज नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव फंक्शन, और इसका कोई फंक्शन नहीं है, प्लेन इनपुट आउटपुट का काम करता है। लेकिन इसको हम लोग जनरल इनपुट आउटपुट के तौर पर ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका भी बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर होता है, तमाम पोर्ट्स का बिल्ट इन पुल अप रजिस्टर्स होते हैं एंड इज कंप्लीटली कंपैटिबल, ये टीटीएल सर्किट्स के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल होते हैं। पोर्ट 2 आपके पास क्या है, सिमिलर टू पोर्ट 0, जब हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी यूज होती है तो आपका पोर्ट 2 जो है वो काम में आता है। पिन्स ऑफ दिस पोर्ट ऑक्यूपाई एड्रेसेस इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल मेमोरी चिप। इन पिन्स का क्या काम है कि वो पोर्ट जो है ऑक्यूपाई करता है एड्रेसेस, कौन से एड्रेसेस, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी की होती हैं। दिस पोर्ट कैन बी यूज फॉर हायर एड्रेस बाइट, हायर एड्रेस बाइट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो है वो A8 से लेके A15 तक जो है वो एड्रेस के वो हैं लोकेशंस हैं। व्हेन नो मेमोरी इज एडेड देन दिस पोर्ट कैन बी यूज्ड एज, अगर तो इसमें मेमोरी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे कि हम इसको किसी एड्रेस के साथ या किसी एक्सटर्नल मेमोरी के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे, उस केस में पोर्ट 2 बिल्कुल एक आम इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह जो है वो यूज होगा। अच्छा, तीसरा और आखिरी हमारे पास इसमें पोर्ट 3 है। इस पोर्ट का क्या काम है, फंक्शंस आर सिमिलर टू अदर पोर्ट्स एक्सेप्ट दैट लॉजिक 1 मस्ट बी अप्लाइड टू appropriate bit of the port 3 रजिस्टर। लॉजिक 1 यानी इनपुट जो है वो अप्लाई होना चाहिए इसके P3 रजिस्टर्स पर। पिन्स की लिमिटेशंस क्या है, जब पिन को हम लोग आउटपुट पे कॉन्फ़िगर करते हैं यानी लॉजिक 0 पे कॉन्फ़िगर करेंगे, देन सिंगल पोर्ट पिन्स रिसीव अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर का इनको करंट मिलता है अगर तो लॉजिक 0 पे सेट है। और अगर तो लॉजिक 1 पे सेट है देन बिल्ट इन पुल अप रेजिस्टर्स प्रोवाइड वेरी वीक करंट but can activate up to 4 TTL inputs of LS series। अगर तो if all 8 bits of a port are active, अगर सारी की सारी 8 bits active हैं, फिर टोटल करंट हमारे पास कितना होगा, will be limited to 15 मिली एम्पेयर्स। पोर्ट 0 पे आपको 26 मिली एम्पेयर्स मिल रहे हैं। इफ ऑल पोर्ट्स 32 बिट्स आर एक्टिव, अगर पूरी 32 की 32 बिट्स एक्टिव हैं, देन मैक्सिमम करंट हमारे पास जाएगा 71 मिली एम्पेयर्स तक। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंटरप्ट्स को। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट एक इवेंट होता है, कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके प्रोग्राम में अकर हो इस तरीके से कि आपके प्रोग्राम को टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर दे, उसको हम कहते हैं कि इंटरप्ट है। जैसे इंटरप्ट टिपिकल इंग्लिश का वर्ड है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी डिस्कशन को इंटरप्ट ना करें, मतलब उसको बीच में वो ना करें। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी इंटरप्ट वो इवेंट होता है जो कि आपके एक रनिंग प्रोग्राम को, मेन प्रोग्राम को
टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड कर देता है। और क्या करता है, पास द कंट्रोल टू द एक्सटर्नल सोर्सेज एंड एग्जीक्यूट देयर टास्क। मेन प्रोग्राम को सस्पेंड करके कंट्रोल कंप्यूटर का चला जाता है एक्सटर्नल सोर्स के पास, ताकि वो अपना वो जो टास्क है जिसके लिए इंटरप्ट को भेजा गया है, अप्लाई किया गया है, वो कंप्लीट हो सके। इट देन passes the control to the main program where it had left off। जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, वो फिर वापस मेन प्रोग्राम को कंट्रोल दे देता है और वो वहीं से स्टार्ट करता है जहां से वो सस्पेंड हुआ था या इंटरप्ट हुआ था। 8051 जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इसके 5 जो हैं वो इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। into TFO, int1, TF1, RI and TI। Each interrupt can be enabled or disabled by setting bits of the IE register। जैसे पीछे हमने देखा IE register है, अब उसमें इस हम कितने इंटरप्ट्स को अपने माइक्रो कंट्रोलर में इनेबल करना चाह रहे हैं। अगर हम 8051 यूज कर रहे हैं, अगर हमने सपोज 3 को इनेबल करना है, इन2 को, TFO को, int1 को, तो बाकी 2 को हम डिसेबल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी पर है कि आप कितने को इनेबल करना चाह रहे हैं, कितने को डिसेबल करना चाह रहे हैं। एंड द होल इंटरप्ट सिस्टम कैन बी डिसेबल्ड बाय क्लियरिंग द EA बिट ऑफ द सेम रजिस्टर। और अगर पूरे को डिसेबल करना है तो आप EA बिट जो है उसको पूरा क्लियर कर दें रजिस्टर को, तो पूरा जो है वो डिसेबल हो जाएगा। लेकिन इंटरप्ट जरूरी है, इसलिए इनको डिसेबल करना नहीं चाहिए। जो इंटरप्ट इनेबलर है IE, इसके नाम से पता लग रहा है, जो IE रजिस्टर है वो इंटरप्ट को इनेबल करेगा। The register that is responsible for enabling or disabling the interrupt। अब enable जो IE रजिस्टर है वो इनेबल भी करेगा, डिसेबल भी करेगा। EA is set of the one set to 1 for enabling interrupt। अगर तो आप चाहते हैं कि इंटरप्ट्स अकर हों, तो आप अपने IE रजिस्टर को 1 पे सेट कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरप्ट्स बिल्कुल अकर ना हो, तो आप IE रजिस्टर को 0 पे जो है वो सेट कर दें। Its bit sequence and their meanings are shown in the following figure। जो है ये एक सामने आपके डायग्राम है, इसका बिट सीक्वेंस आपके सामने है, 0 से लेके जो है 7 तक। तो अगर IE 0 है आपके पास, ये इनेबल और डिसेबल, और कौन कौन से इंटरप्ट को ये जो है इनेबल करेगा या डिसेबल करेगा, हर एक का इसमें आपको बताया हुआ है। जैसे IE 0 पे आपका क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है 0, वो इनेबल होगा या डिसेबल होगा, डिपेंड करता है आपने 1 रखना है या 0 रखना है। फिर ETO में आप देख रहे हैं, ये सारे रजिस्टर्स हैं जो मैंने पीछे आपको डिस्कस किए। ETO में आप देख रहे हैं कि इनेबल डिसेबल करेगा टाइमर को, टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट को। फिर EX1 जो है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट के साथ डील करता है। ET जो है आपके साथ टाइमर के साथ अगेन ओवरफ्लो के साथ डील करता है। ES जो है वो आपके पास सीरियल पोर्ट को, आपके इंटरप्ट को इनेबल करता है। जो ये दो हैं IE5 और IE6, आप देख रहे हैं इनके नाम नहीं है, कैप्शंस नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर यूज के लिए इनको रिजर्व किया गया है। अभी इन इंटरप्ट्स को अभी डिफाइन नहीं किया गया। और ये जो है, जो तो आपको पता ही है कि क्या है, इट डिसेबल्स ऑल इंटरप्ट्स। अगर तो हम ये रजिस्टर यूज करेंगे, तो इसमें हम अगर EA को 0 रखेंगे, कोई इंटरप्ट एक्नॉलेज नहीं होगा। और अगर EA को 1 रखेंगे, तो फिर हमारे पास इंटरप्ट्स यहाँ पे इनेबल होंगे और इंटरप्ट जो है वो इंडिविजुअली हम लोग उसको एक्नॉलेज कर सकेंगे। अच्छा, एक हमारे पास इस पे IP रजिस्टर है जो कि इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर है। वी कैन चेंज द प्रायोरिटी लेवल्स ऑफ द इंटरप्ट बाय चेंजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग बिट इन द इंटरप्ट प्रायोरिटी। जाहिर है, जिस तरह हम लोग IE में चेंजेस करते थे इनेबल और डिसेबल की, इसके नाम से पता लग रहा है कि आपने कौन से इंटरप्ट को प्रायोरिटी देनी है। और जिस इंटरप्ट को हमने प्रायोरिटी देनी होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP बिट को हम 1 पे सेट कर देते हैं। जिसको प्रायोरिटी नहीं देनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग IP बिट को हमने 0 पे सेट करना है। अ लो प्रायोरिटी इंटरप्ट कैन बी इंटरप्टेड बाय द हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। एक ऐसे भी आपके पास इवेंट आ सकता है कि आपका एक मेन प्रोग्राम चल रहा है और उसमें एक इंटरप्ट की बजाय दो इंटरप्ट हैं जो एट अ टाइम अकर होना चाह रहे हैं। फिर उसमें ये होगा कि जिस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, पहले वो इंटरप्ट करेगा। जब वो इंटरप्ट करके प्रोग्राम को वापस कंट्रोल दे देगा, तो फिर लो प्रायोरिटी वाला जो इंटरप्ट है वो इंटरप्ट कर लेगा। लो प्रायोरिटी इंटरप्ट कैन बी इंटरप्टेड बाय हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट। और ये भी है कि अगर ऑलरेडी एक प्रोग्राम में एक इंटरप्ट चल रहा है, ठीक है, और वो लो प्रायोरिटी इंटरप्ट है, और कोई और इंटरप्ट ने अकर होना है जो कि एक हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है, तो उस इंटरप्ट को भी आप इंटरप्ट कर सकते हैं।
क्योंकि वो जो नया इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी हाई है, बट नॉट इंटरप्टेड बाय अनदर लो प्रायोरिटी इंटरप्ट। लेकिन ये है कि अगर उसके ऊपर लो प्रायोरिटी का इंटरप्ट आया हुआ है और उसके ऊपर एक और लो प्रायोरिटी का इंटरप्ट आना चाह रहा है, तो वो उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता। इफ टू इंटरप्ट्स ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटी लेवल्स आर रिसीव्ड साइमल्टेनियसली, अगर दो आते हैं, अब दोनों की प्रायोरिटी लेवल को देखेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको पहले इंटरप्ट दिया जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको बाद में इंटरप्ट दिया जाएगा। इफ द रिक्वेस्ट ऑफ द सेम प्रायोरिटी लेवल्स आर रिसीव्ड, अगर सेम प्रायोरिटी लेवल पे आते हैं, देन द इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस डिटरमिन्स व्हिच रिक्वेस्ट इज टू बी रिजॉल्व्ड। तो जो माइक्रो प्रोसेस कंट्रोलर का अंदर का इंटरनल पोलिंग सीक्वेंस है वो डिटरमिन करता है कि अब इस केस में किसको इंटरप्ट देना है। इसी तरीके से जिस तरह आपने पिछला इंटरप्ट देखा, इसमें भी यही हमारे पास आप देख रहे हैं कि इंटरप्ट प्रायोरिटी के आपके पास ये 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंसेस हैं। इसके Px0 में आपको एक्सटर्नल इंटरप्ट डिफाइन करेगा 0 प्रायोरिटी लेवल पे। PTO जो है वो टाइमर 0 इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल पे होगा। PX1 पे जो है एक्सटर्नल इंटरप्ट प्रायोरिटी लेवल को डिफाइन करता है। PT1 जो है ये किस चीज को, टाइमर इंटरप्ट 1 प्रायोरिटी को डिफाइन करता है। PS जो है वो सीरियल पोर्ट के लिए यूज होता है। अगेन जो ये IP5 और IP6 हैं, ये फ्यूचर यूज के लिए इसको रिजर्व किया गया है। तो अभी के फ्यूचर में अगर कोई इंटरप्ट नया ऐसा अगर होना चाहे जिसको आप डिफाइन करना चाहें, तो इसको यूज करके यहाँ पे डिफाइन किया जा सकता है। और इसमें एक और रजिस्टर जो स्पेसिफिक यूज होता है टीकॉन रजिस्टर के नाम से। इसका काम क्या है, ये स्पेसिफाई करता है कि द टाइप ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट टू द माइक्रो कंट्रोलर। अगर तो कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट ने अकर होना है तो वो किस टाइप का है वो बताना टीकॉन रजिस्टर का काम है माइक्रो कंट्रोलर को। टीकॉन आपके पास एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। इट्स बिट्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग इंटरप्ट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ द टाइमर TR एंड TF आर ऑल्सो इन टाइमर के भी बिट्स को जो है ये वो यूज करता है, इसके अंदर ही होती हैं। TR जो है वो टाइमर रन होता है और TF जो है टाइमर ओवरफ्लो होता है। बिट्स जो कि हम लोग ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन में TR को और TF को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास इसमें आ जाती है मेमोरी। माइक्रो कंट्रोलर यानी स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर में नीड्स अ प्रोग्राम, जो कि एक सेट ऑफ कमांड्स होगा। प्रोग्राम जो है वो बताएगा माइक्रो कंट्रोलर को कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। दीज प्रोग्राम्स, हर एक प्रोग्राम को जाहिर है अगर तो प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर को बताया कि आपने टास्क कैसे परफॉर्म करना है, यही प्रोग्राम बताएगा कि इन प्रोग्राम्स को क्या चाहिए, स्टोरेज स्पेस चाहिए, जहाँ पे दे कैन बी एक्यूमुलेटेड और उनको इंटरप्रेट किया जा सके और प्रोसेसिंग उनके ऊपर की जा सके। The memory which is brought into play to accumulate the program of the microcontroller is recognized as program memory और कोड मेमोरी। वो मेमोरी जो कि माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को एक्यूमुलेट करेगी उसको हम प्रोग्राम मेमोरी या कोड मेमोरी कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको रोम या रीड ओनली मेमोरी जो है वो कहते हैं। माइक्रोकंट्रोलर ऑल्सो नीड्स मेमोरी टू अमास डाटा और ऑपरेंड्स फॉर द शॉर्ट टर्म। थोड़ी थोड़ी देर के लिए जैसे वो टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर करता है, उसके लिए भी ऑपरेंड्स के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए भी चाहिए होता है। स्टोरेज स्पेस विच इज एम्प्लॉयड टू मोमेंटरीली डाटा स्टोरेज फॉर फंक्शनिंग इज एक्नॉलेज्ड एज डाटा मेमोरी। यानी रैम का काम, डाटा मेमोरी का काम सब इसमें आता है। माइक्रोकंट्रोलर 8051 contains code memory और program memory 4K which has 4 KB ROM and it comprises of data memory। ये सारे statistics हैं, figures हैं कि इतना RAM है, इतना ROM है और ये चीजें मेमोरी में इस प्रोसेस इसका माइक्रो कंट्रोलर के एग्जिस्ट करती हैं। मेमोरीज में या माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर में इसमें दो चीजें जरूर होती हैं, एक प्रोग्राम मेमोरी और एक डाटा मेमोरी। तो इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सीपीयू जो है वो मेनली जो मेन सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर होती हैं और ये रोम में इम्प्लीमेंट हुई होती हैं। जबकि प्रोग्राम जो है दैट इज रिटन इनटू इट, और जाहिर है रोम है, परमानेंट स्टोरेज है, जो प्रोग्राम इसमें राइट हो गया है तो वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका पावर ऑफ नहीं होता या सिस्टम रीसेट नहीं होता। जो डाटा मेमोरी है वो रिस्पॉन्सिबल है वैल्यूज को स्टोर करने की, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने की, या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने की, या प्रोग्राम के बाकी ऑपरेशंस को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बाकी दूसरी टर्मिनोलॉजी बस है, जो कि हम काफी बार पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर में और माइक्रो कंट्रोलर में और MCU यूनिट्स में और हर जगह पे ये जरूर होता है और ये बहुत बड़ा इसका एक फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है बस।
तो दोबारा से इसको थोड़ा सा स्किम करके इस प्रोसेसर के हवाले से देख लेते हैं कि फंडामेंटली बस जो है आपके पास ग्रुप ऑफ वायर्स है और जिसका काम क्या है कि एक कम्युनिकेशन कैनाल आपको देता है, एक कम्युनिकेशन रोड प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए। बसेस कंप्राइज ऑफ, जैसे हमने पहले बताया कि 8 बिट के भी होते हैं, 16 के भी होते हैं और 32 के होते हैं। जितने बिट्स के होते हैं उतने उनके केबल्स होते हैं। एज अ रिजल्ट 8 बिट का अगर बस है तो वो 8 बिट्स को बेयर करेगा, 16 का है तो 16 को, 32 का है तो 32 को। टू टाइप्स ऑफ बसेस जो कि डील करते हैं इन चीजों को। एड्रेस बस है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 कंसिस्ट ऑफ अ 16 बिट एड्रेस बस। इसमें यूज होता है ब्रॉट इनटू प्ले टू एड्रेस मेमोरी पोजीशंस। इट इज आल्सो यूटिलाइज्ड टू ट्रांसमिट द एड्रेस फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू मेमोरी। इसका काम क्या है कि ट्रांसमिट करना एड्रेस को सीपीयू से मेमोरी तक। डाटा बस का काम क्या है कि आपको डाटा प्रोवाइड करता है। ये 8 बिट का डाटा बस यूज कर होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। और किस लिए यूज होता है? टू कार्ड डाटा, ताकि डाटा को सप्लाई किया जा सके। एक चीज टाइमिंग पर्पसेस के लिए जो यूज होती है माइक्रो कंट्रोलर में, वो ऑसिलेटर है। एज वी ऑल मेक आउट, द माइक्रो कंट्रोलर इज अ डिजिटल सर्किट पीस ऑफ इक्विपमेंट। जाहिर एक सर्किट पीस ऑफ इक्विपमेंट है तो इसको जो है एक टाइमर चाहिए फंक्शन करने के लिए। इसमें क्या क्या होगा? ऑन चिप ऑसिलेटर है इसका, जो कि टाइम सोर्स है सीपीयू के लिए। एज द प्रोडक्टिविटी थम्स ऑफ द ऑसिलेटर आर स्टडी, एज अ रिजल्ट इट फैसिलिटेट्स हार्मोनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल पीसेस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तमाम प्रोसेसेस को इस तरीके से सिंक करना, इस तरीके से टाइम करना कि वो स्मूथली चलें। As we are acquainted that microcontroller is employed in embedded systems to manage the functions of devices, तो इस तरह IO को भी ये डील करता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को भी ये डील करता है। Together to other machinery, gadgets or peripherals, we need IO interfacing ports in microcontroller. For this function 8051 में हमारे पास 4 IO ports हैं, जैसे हमने डिस्कस किया पीछे भी, P0, P1, P2, P3, और उनके पिंस को भी हमने डिस्कस किया। टाइमर्स और काउंटर्स जो हैं 8051 इज इनकॉर्पोरेटेड विद 16 बिट काउंटर्स और टाइमर्स हमारे पास इसमें होते हैं। 8 बिट के रजिस्टर्स हैं इसमें हमारे पास। टाइमर्स आर यूटिलाइज्ड फॉर मेजरिंग इंटरवल्स, ताकि हम पल्स विड्थ और इस किस्म की चीजों को सर्किट के लिए फाइंड आउट कर सकें। टाइमर और कंट्रोल यूनिट में मेन फंक्शन टाइमर का क्या है कि टू मेक अ डिले अदरवाइज अ टाइम गैप। जो दो इवेंट्स के दरमियान आपका टाइम डिले लाना या एक गैप लाना, ये जो है टाइमर के मेन फंक्शंस में आता है। दिस माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड्स 2 टाइमर्स वेयर ईच टाइमर इज अ 16 बिट, वेयर द सिस्टम कैन जनरेट 2 डिलेज concurrently to produce suitable delay। 16 बिट का टाइमर है और इसमें 2 टाइमर्स इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको 2 डिलेज मिल सके कंकरेंटली, ताकि एक सूटेबल डिले टाइम आपको मिल सके। जनरली एवरी माइक्रो कंट्रोलर यूजेस हार्डवेयर delays where a physical device can be used through the processor to generate the particular delay, which is called a timer. The delay can be generated through the timer based on the requirement of the processor. Processor को जितना delay चाहिए वो उतना generate करवा सकता है, and transmits the signal to the processor whenever the particular delay gets generated. और जैसे ही timer जो है वो delay डालेगा तो processor को जो है वो signal आ जाएगा। By using this processor, we can also produce a delay based on the requirement of the system. However, this will guide to remain the processor active all the time because it will not perform any other task in that specific period. जब delay आ रहा होगा तो जाहिर since वो gap का period है तो उस time पे it will not perform any other task in that specific period. As a result, the existence of a timer within microcontroller permits the processor to be free for performing other ऑपरेशंस। यानी जिस टाइम पे डिले आ गया तो प्रोसेसर बाकी जो फंक्शनैलिटीज है परफॉर्म करने के लिए फ्री हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर ऑल्सो इंक्लूड्स अ प्रोग्राम काउंटर। बाकी जो रजिस्टर्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? पीसी है, प्रोग्राम काउंटर, डीपी है, डाटा पॉइंटर, स्टैक है, स्टैक पॉइंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं, लैचेस हैं, टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, बफर्स हैं और आईओ पोर्ट्स हैं। डाटा टाइप्स की तरफ आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड्स simply one 8-bit data type where the size of each register is 8 bit। एक ही इसमें यूज होता है 8 बिट का डाटा टाइप और हर एक रजिस्टर का साइज होता है इसमें 8 बिट का।
If the data is better than 8-bit, then it is programmer accountable to separate data into 8-bit parts for before processing. अगर 8-bit से ज़्यादा का डाटा बन रहा है तो प्रोग्रामर का ये काम है कि वो 8 बिट्स के चंक में डाटा को सेपरेट करके प्रोसेसर को प्रोवाइड करें. Assemblers के लिए the most widely used data directive is DB directive in assembly language. एड्रेसिंग मोड्स की तरफ आते हैं. इसके माइक्रो प्रोसेसर गेट्स डाटा इन डिफरेंट मेथड्स. जनरली द डाटा किसमें स्टोर होती है, मेमोरी में या रजिस्टर्स में, और इंस्टेंट वैल्यू के लिए इसको यूज किया जा सकता है. So these different methods for accessing data are known as addressing modes कि आप किस किस तरीके से डाटा को एक्वायर कर सकते हो. Different types of microcontrollers include different addressing modes which depend on the plan of the manufacturers. Addressing modes जो ये वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है वो कौन कौन सा है? रजिस्टर है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, इमीडिएट है, इंडेक्स्ड है और डायरेक्ट है. अब लास्ट में ये सारा हमने डिस्कस किया माइक्रो कंट्रोलर 8051 को, उसकी वर्किंग को, उसके पिन्स को, इंटरनल वर्किंग को, रजिस्टर्स को. अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस को कि ये जो 8051 का माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर है ये हम एक्चुअल में अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं. 8051 microcontroller applications include large number of machines principally because it is simple to incorporate. बहुत simple है, बहुत प्लेन है, इजीली आप असेंबल कर सकते हैं मशीन में, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. यही वजह है कि काफी वाइडली जो है ये यूज होता है. मेन की स्पॉट्स जहाँ जहाँ ये यूज होता है एनर्जी मैनेजमेंट में, कंप्यूटर जितने भी मेजरिंग डिवाइस सिस्टम्स हैं जिसमें आपने एनर्जी को कंजम्पशन को कैलकुलेट करना है इन डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ने जब एसीज अपने हम ऑन करते हैं तो हमने चेक करना होता है कि इसकी एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, तो हम एम्पेयर मीटर को जो है इसकी वायर के साथ अटैच करके चेक करते हैं कि मैयर हमें करके बताए कि इसके क्या हिसाब किताब है. तो उस ऐसी डिवाइसेस में जो कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन को मैयर करता है आपके 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है आर्किटेक्चर उसमें यूज हुआ होता है, एम्बेड हुआ होता है. टच स्क्रीन्स, वो डिवाइसेस जिसमें टच स्क्रीन्स यूज हुए हैं, हाई डिग्री ऑफ माइक्रो कंट्रोलर सप्लायर्स जो हैं वो इंटीग्रेट करते हैं टच स्क्रीन को, क्योंकि इसमें ये एबिलिटी है कि वो सेंसिंग एबिलिटीज इसके अंदर होती हैं जिसके जरिए से तो वो टच स्क्रीन इनेबल करता है. ट्रांसपोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि मीडिया प्लेयर्स हैं, गेमिंग डिवाइसेस हैं, सेल फोन्स हैं, इन सब में जो है आपके पास 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है. ऑटोमोबाइल्स में कैसे यूज होता है? दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जो हाइब्रिड मोटर व्हीकल्स हैं. किस चीज के लिए? ताकि वो इंजन के वेरिएशंस को कंट्रोल कर सकें. ऑल्सो such as cruise power and anti brake mechanism, जो कि कुछ फंक्शनैलिटीज हैं लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स की, कैसे ये पॉसिबल हो पाई विद द अमेलगमेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स. और इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस में भी काफ़ी जगह जो है माइक्रो कंट्रोलर 8051 यूज होता है. जैसे हैंडी मेडिसिनल गैजेट्स सच एज ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स. आपके पास जो आपका शुगर चेक करने की जो डिवाइस होती है जिसमें आप एक स्ट्रिप पे ब्लड को वो करते हैं और स्ट्रिप को फिर एंटर करते हैं उसमें, जिस तरह एक्यूचेक नाम से, और काफी ब्रांड्स की मशीन्स आपके पास अवेलेबल होती हैं. ये जो डिवाइसेस हैं जो कि आपको मेडिसिनल गैजेट्स हैं जो कि मेजर करती हैं, जैसे आपके ग्लूकोज लेवल को या आपका बीपी ऑपरेटस इस तरीके का है, तो वो सब में आपके पास क्या डिप्लॉयड है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर डिप्लॉयड है. To put on view the measurements as a result, offering high dependability in giving correct medical results. मेडिकल फील्ड में ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं. तो ये यहाँ तक ही है. ये जरा 2 बार रिपीट हो गया है, तो it's the same. Medical devices and medical devices, it's the same. तो ये हमारे पास टिपिकल एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर की वर्किंग है. इसका आर्किटेक्चर है, इसके एप्लीकेशंस हैं. पीछे से हम लोग काफ़ी टाइम से माइक्रो कंट्रोलर यूनिट्स को, माइक्रो प्रोसेसर्स को, उनके एप्लीकेशंस को, वर्किंग को और मैकेनिज्म को डिस्कस करते रहे हैं. 8051 एक ऐसा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूज़ में. तो जो है इसकी भी आप लोगों को आर्किटेक्चर का अंदाजा और वर्किंग का अंदाजा होना चाहिए था. इस लिहाज से ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर को अच्छे से समझ आ गई होगी। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है। आप तमाम क्वेरीज के साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।